जैसा कि आपको पता है कि जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है, मात्रक एवं मापन, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट। तो थोड़ा सा मैं पहले लेके चलता हूं आपके कल वाले वीडियो लेक्चर में हमने जो आपको बताया था कि जो आपका फिजिक्स होता है, फिजिक्स किस भाषा का शब्द है, तो फिजिक्स सर्वप्रथम किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से क्या हुआ है, लिया गया है। तो फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है और फ्यूसिस का अर्थ होता है क्या, नेचर। फ्यूसिस का अर्थ आपका क्या होता है, नेचर होता है। नेचर यानी प्रकृति, यानी फिजिक्स को प्रकृति का विज्ञान भी माना जाता है। दूसरी चीज हमने आपको बताया था कि फिजिक्स हमेशा दो प्रश्नों का जवाब देती है। किसका, एक तो आपके कैसे वाले प्रश्नों का जवाब देता है फिजिक्स, और दूसरा क्यों वाले प्रश्नों का फिजिक्स देता है। और मात्र इसी कारण से ना दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग विज्ञान आपका कौन हो जाता है, भौतिक विज्ञान हो जाता है। अब देखिए, भौतिक विज्ञान में जितने नियम है, जितने लॉ हैं, जितने फिनोमेनाज हैं, वे कहां से आते हैं। तो आइए एक कहानी के ऊपर हम लेकर के चलते हैं। जैसे अगर यहां एक आपका क्या है, खेल का क्या है, मैदान है। यहां पे एक खेल का मैदान है, जिस खेल के मैदान में क्या हो रहा है, आपका क्रिकेट हो रहा है। और उस क्रिकेट में मान लेते हैं कि मोहन आपका जो है वह क्या कर रहा है, मोहन यहां से क्या कर रहा है, बैटिंग कर रहा है। और यहां पे मान लेते हैं कि ये विकेट लगा हुआ है, तो मोहन यहां से बैटिंग कर रहा है और यहां पे गोलू क्या कर रहा है, मोहन को बॉलिंग कर रहा है। गोलू क्या कर रहा है, मोहन को यहां से क्या कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है। और एक चिंटू यहां पे ग्राउंड के बगल में क्या है कि खड़ा है। एक जो आपका चिंटू है वह ग्राउंड के क्या है, बगल में खड़ा है। कौन, ग्राउंड के बगल में कौन खड़ा है, आपका पिंटू। और एक आपका चिंटू जो है वह किनारे खड़ा होकर के दर्शक के रूप में बन करके क्या कर रहा है, यह चिंटू दर्शक के रूप में देख रहा है। अब जब यह क्या करता है, बॉलिंग इसको करता है और यह क्या कर रहा है, बैटिंग यहां कर रहा है। मोहन बैटिंग कर रहा है और आपका जो गोलू है वह क्या कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है। अब इनके बीच में होता क्या है कि देखिए, इसको और इसको, पिंटू को और चिंटू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, XYZ कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जब यह क्या करता है, यह बॉलिंग करता है और यह उस बॉल को, जैसे ही बॉल इसके पास आती है, वह ऐसा मार देता है कि बाउंड्री लाइन के क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है। तो वहां से जो अंपायर होता है वह कहता है कितना रन बना, 6 रन बना। तो ये जो आपका पिंटू है ना, वह जब ये आपका बाउंड्री क्रॉस कर जाती है, डायरेक्ट बाउंड्री लाइन जब क्रॉस कर जाती है बॉल, तो कितने रन बनता है, 6 रन बनता है। तो यह पिंटू क्या करता है, चिंटू से बताता है कि ओ चिंटू, जब गेंद जो है बल्ले से मारने के बाद जब डायरेक्ट बाउंड्री पार कर जाती है तो कितने रन मिलता है, 6 रन मिलता है। तो चिंटू कहता है अच्छा ऐसा होता है, ठीक है। अब दूसरी बार में होता यह है कि जब यह गोलू बॉलिंग करता है और मोहित जो है वह क्या कर रहा है, बैटिंग कर रहा है। अब वही गेंद बाउंड्री पार जाती है, लेकिन डायरेक्ट न जाकर के वह क्या करती है, चलते हुए गेंद, मतलब फील्ड से टकराते हुए गेंद क्या करती है, बाउंड्री लाइन को टच करती है। तब अंपायर का इशारा होता है और कितने रन मिलता है, 4 रन। तब पिंटू के मन में फिर से ख्याल आता है कि अभी तो बाउंड्री क्रॉस जब हुई थी गेंद, तो उसको कितने रन मिले थे, 6 रन मिले थे, लेकिन अभी इसको 4 रन क्यों मिले। तब फिर से उसमें ये ऑब्जर्व करता है कि अच्छा, गेंद जो है पहले बार ऊपर पूरी चली गई थी, इसलिए 6 रन मिला। और जब गेंद फील्ड से होते हुए जा रही है तब उसको कितना मिल रहा है, 4 रन मिल रहा है। तो इसको पुनः से फिर से चिंटू को बताता है कि वो चिंटू, जब गेंद ऐसी जाती है कि फील्ड से टच करते हुए बाउंड्री लाइन को टच करती है तो कितने रन मिलता है, 4 रन। तो चिंटू कहता है अच्छा ये बात है। अब फिर से ऐसा होता है कि बाउंड्री लाइन को टच नहीं करती है और 1 रन दौड़ करके ले पाता है। तो इसको ये लगता है कि वो, मतलब जब बाउंड्री लाइन को टच ना करती है तब क्या करता है खिलाड़ी, जो यहाँ पे प्लेयर है, वह क्या करता है, दौड़ के जाता है एक वहां पीछे, और उसको जब दौड़ अपनी एक पूरी कर लेता है तो उसको 1 रन मिलता है। तो फिर इसको समझ में आता है कि अच्छा, इसके बीच में ये गणित है। तो यह आपका एक खेल का मैदान है। अगर इस पूरे खेल के मैदान को सबको अगर हम
एक में कर दें, सबको एक में कर दें, तो यह पूरा खेल का मैदान क्या हो जाता है, आपका नेचर हो जाता है। यह पूरा खेल का मैदान आपका क्या हो जाता है, नेचर हो जाता है, प्रकृति हो जाती है। और ये जो आपका खेल है ना, ये जो आपका क्या है, मैच का खेल है, मैच का जो आपका खेल है ना, वह मैच का खेल क्या है, यह आपके क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो जो मैच का खेल है यह क्या है, आपकी प्राकृतिक घटनाएं हैं। मैच का खेल जो है प्राकृतिक क्या है, घटनाएं हैं। और यह प्राकृतिक, यह जो पिंटू है यह आपका क्या है, साइंटिस्ट है, यानी कि वैज्ञानिक है। तो अब अगर मैं इस यहां पे जो भी आपको यहां बताया उस चीज को अगर मैं भौतिक विज्ञान से रिलेट करूं, भौतिक विज्ञान से जोड़ूं, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहां पे जो ये पूरा सिस्टम है, यह पूरा सिस्टम क्या है, प्रकृति है। और जो यहां पे मैच हो रहा है यह मैच क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। और जो पिंटू है वह क्या है, आपका साइंटिस्ट है। और जो यहां पे चिंटू है वह आम क्या है, पब्लिक है, वह क्या है, आपका मतलब दर्शक है, यानी कि जैसे हम आप हैं उस प्रकार से आपका क्या है, चिंटू है। अब होता यह है कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, घटनाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के मैच होते हैं आपके दैनिक जीवन में। मैच कहने का मतलब कोई मैच ही नहीं, जैसे दिन रात का होना, इंद्रधनुष का बनना, ऋतुओं में ठंडी गर्मी बरसात का होना, ये सब क्या है, एक प्रकार के मैच हैं। हमारे इस एग्जाम्पल के हिसाब से ये सब क्या है, एक प्रकार के मैच हैं। और जो साइंटिस्ट है उस मैच को क्या करता है, एब्जर्व करता है। और एब्जर्व करने के पश्चात ये बताता है कि हाँ ऐसे किया जाता है तो ये चीज होता है। तो जो यहां पे पिंटू चिंटू को बता रहा है वह क्या है, भौतिक नियम है, यानी कि लॉ है, फिनोमेनास है। तो जो चीज साइंटिस्ट क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, जो साइंटिस्ट वहां पे देखता है, ऑब्जर्वेशन जो करता है, उस ऑब्जर्वेशन को वह क्या करता है, एक थ्योरी बनाता है, एक लॉ के रूप में दूसरे को बताता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं को ऑब्जर्व करके, देख करके एक नियम के रूप में बना देते हैं। तो उस घटना को यह क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उसका परीक्षण करता है, तत्पश्चात वह आपको बताता है और आप उस चीज को पढ़ते हैं और अपने दैनिक जीवन में फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो फिजिक्स है ना, आपके दैनिक जीवन में क्या होती है, उतर जाती है। अब देखिए, इसके लिए कुछ यहां पे क्वांटिटी चाहिए, हमें कुछ भाषा चाहिए, ताकि इस चीज को, जो भी घटना प्रकृति के अंतर्गत हो रही है, उस घटना को हम व्यक्त कर सकें। तो इसको व्यक्त करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए, कुछ औजार चाहिए, कुछ हथियार चाहिए, ताकि हम आपको क्या कर सकें, ताकि यह पिंटू चिंटू को क्या कर सके, बता सके। उस वैसी मतलब एक लैंग्वेज चाहिए, एक भाषा चाहिए, एक टूल्स चाहिए, एक औजार चाहिए, जिसकी सहायता से पिंटू चिंटू को क्या कर सके, बता सके। और पिंटू द्वारा बताई गई भाषा चिंटू को समझ में आ सके। तो इसके लिए एक विशेष पैटर्न होता है, जिसके बारे में हम आइए आपको समझाते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि फिजिक्स का यह जो मेथड है, यह जो तरीका है, कि फिजिक्स का सिद्धांत आखिर आया कहां से। तो फिजिक्स का सिद्धांत हमने और आपने मिलकर के बनाया। हमारे जैसे ही साइंटिस्ट, जैसे हम और आप हैं, उसी प्रकार से साइंटिस्ट हुए, जो कि आपकी प्रकृति से संबंधित परिघटनाओं को ऑब्जर्वेशन किया, उनको देखा, उनका परीक्षण किया, उनका कैलकुलेशन किया, तत्पश्चात हमें लॉ के रूप में हमें थ्योरी दी, जिस थ्योरी को हम पढ़ते हैं और अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अब आइए चलते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर। तो बच्चों, सबसे पहला जो हेडिंग लगाएंगे आप, वह लगाइएगा कि भौतिक राशियां, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। अब आइए हम समझाते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। किसी वस्तु का ऐसा गुण धर्म या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसका क्या किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके, जिसका क्या किया जा सके, मापन किया जा सके, वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, वह आपका क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, भौतिक राशियां। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ऐसा गुणधर्म जिसका क्या किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके, वह क्या कहलाता है, आपका भौतिक गुणधर्म। जैसे अगर मैं बात करूं भूख की, तो भूख भी क्या है, एक प्रकार का गुण है। तो अगर मैं आपसे यह बोलूं कि मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, तो आप पूछेंगे कि सर कितने किलो की भूख लगी है। क्या मैं इस भूख का मापन
कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं। अगर मैं बोलूं कि मुझे आपसे क्या है, प्यार है, तो आप बोलेंगे कि सर आप मुझसे कितने किलो प्यार करते हैं? तो क्या मैं इस प्यार को क्या कर सकता हूं? क्या इस प्यार का मापन कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पैर में क्या है, मेरे पैर में दर्द है, तो क्या मैं इस दर्द का मापन कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं। और जिसका हम मापन नहीं कर सकते हैं उसको हम फिजिक्स के अंतर्गत हम उस चीज को नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए भूख, प्यार और दर्द, ये सब चीजें आपको भौतिक विज्ञान के बुक में लिखी हुई नजर नहीं आएंगी। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि एक आपका क्या है, एक आपका इस प्रकार से क्या है, एक आपका इस प्रकार से हाथी है और एक इस प्रकार से आपका क्या है, एक आपका हाथी है, और दूसरा एग्जांपल अगर मैं ले लूं कि एक आपका क्या है, बॉल है, एक हाथी है और एक क्या है, आपका बॉल है। तो अगर इन दोनों को हम बोले हाथी और बॉल, तो इन दोनों के अगर गुणों के आधार पर देखें तो इसका आकार बड़ा है और इसका आकार छोटा है, और इनका मापन हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि एक हाथी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 100 गेंद। एक हाथी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 100 गेंद। तो जो हमने इसके लिए हमने क्या किया, एक मापन की पद्धति को अपनाया, और उस मापन की पद्धति में हमारा कुछ न कुछ आंकिक मान भी है, और इस आंकिक मान के साथ साथ कुछ ऐसी चीज है जिसका कंपेयर हम कर रहे हैं किससे, हाथी से। तो यह आपका क्या है, हाथी है, और यह आपका क्या है, यह आपकी गेंद है। तो यहां पे हम हाथी का कंपेयर किससे कर रहे हैं, गेंद से कर रहे हैं। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इनके आकार को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इनके भार को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो जो इसका भार है, भार को विज्ञान की भाषा में कहते हैं द्रव्यमान। भार को विज्ञान की भाषा में कहते हैं क्या, हम द्रव्यमान। अगर मैं बोलूं आपसे कि एक आपका इस प्रकार से कोई वस्तु है और एक आपकी इस प्रकार से कोई वस्तु है, तो आप कहेंगे कि क्या इस वस्तु को मापन कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल इसको मापन कर सकते हैं, क्योंकि यह वस्तु कम लंबी है और यह वस्तु ज्यादा लंबी है। तो इसके हम किसका मापन कर सकते हैं, लंबाई का मापन कर सकते हैं। इसका हम क्या कर सकते हैं, लंबाई का मापन कर सकते हैं। और ये जो आप द्रव्यमान देख रहे हैं और ये जो आप लंबाई देख रहे हैं ना, तो ये जो द्रव्यमान है इस हाथी का गुण है। जो भार है ना, इस हाथी का क्या है, गुण है। इस गेंद का जो भार है वह इस गेंद का क्या है, गुण है। इस स्ट्रिक की जो लंबाई है वह इस स्ट्रिक का क्या है, गुण है। और इस स्ट्रिक की जो लंबाई है वह स्ट्रिक का क्या है, गुण है। तो ऐसा गुण या इसको हम गुणधर्म लिख सकते हैं। तो ऐसा गुणधर्म जिसका हम क्या कर सके, यथार्थ क्या कर सके, मापन कर सके। जिस गुणधर्म का यथार्थ मापन कर सके, उस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। अब जैसे ये भी, भूख भी एक प्रकार का गुण है, प्यार भी एक प्रकार का गुण है, दर्द भी एक प्रकार का गुण है, लेकिन भूख, प्यार, दर्द, इस सब का हम मापन नहीं कर सकते। इसलिए ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, भौतिक राशियां नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका हम क्या कर सकें, ऐसा गुणधर्म जिसका हम क्या कर सकें, मापन कर सकें, यथार्थ पूर्वक जिसका हम मापन कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है यह कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों, भौतिक राशियों को हमने समझा। अब आइए हम समझते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशियों के प्रकार। तो अगर मैं बात करूं किसकी, भौतिक राशियों के प्रकार की बात करूं, तो भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है दो आधारों पर किया जाता है। एक तो उसके गुण के आधार पर, तो जिसमें उसके गुण के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है उसे हम कह देते हैं क्या, गुणात्मक आधार। उसे हम क्या कह देते हैं, गुणात्मक आधार। तो जो भौतिक राशियों का प्रकार है, पहला तो आपका क्या हो जाएगा, गुणात्मक आधार पर, और दूसरा उसके दिशा के आधार पर। तो जिसमें दिशा के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है उसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं क्या, दिशात्मक आधार। तो उस आधार को हम क्या लिख दे रहे हैं, दिशात्मक आधार। अब आइए देख लेते हैं कि देखिए, जो गुण के आधार पर भौतिक राशियां होती हैं ना, वे तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहला जो होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि मूल भौतिक राशियां। सबसे पहली जो होती हैं, कौन सी होती हैं, मूल भौतिक राशियां। सबसे पहली मूल भौतिक राशियां यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी जो होती है वह क्या होती है, व्युत्पन्न। दूसरी क्या होती है आपकी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं उनकी अंग्रेजी आपकी होती है क्या,
डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और तीसरा प्रकार जो होता है वह क्या होता है आपका सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक भौतिक राशियां यानी कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आपकी क्या होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर हम दिशात्मक आधार पे देखें तो दिशात्मक आधार पे जो भौतिक राशियां होती हैं केवल दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी होगी कौन सी राशि, एक तो आपकी होगी सदिश राशियां और दूसरी जो आपकी होंगी कौन सी राशियां होंगी, दूसरी जो होंगी आपकी कौन सी राशियां होंगी अदिश राशियां। तो दिशा के आधार पर राशियां कितने प्रकार की, दो प्रकार की, सदिश राशि और अदिश राशि। गुणों के आधार पर राशियां कितने प्रकार की, तीन प्रकार की, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और पूरक फिजिकल क्वांटिटी। अब आइए हम बारी बारी से मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां और पूरक भौतिक राशियों को समझते हैं। इसको फिलहाल हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। अब आइए हम समझते हैं सबसे पहला किसको, मूल भौतिक राशियां यानी फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल। तो बच्चों सबसे पहली जो हमारी राशि थी वह क्या थी, मूल भौतिक राशि यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी जो राशि थी हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां यानी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब आइए हम इन दोनों को समझते हैं। कक्षा 9वीं में आइए लेकर के चलते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा था चाल का और आप सब जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपका होता है दूरी और बटे में क्या होता है समय। अब मैं आपसे कहूं कि दूरी क्या है तो दूरी को हम एक लंबाई मान सकते हैं। दूरी क्या है, एक लंबाई है और समय क्या है, टाइम है, ये तो आप जानते ही हैं। अब यहां पे देखिए गौर करने वाली बात क्या है कि देखिए जो चाल है ना, जो चाल है, चाल को हम दो चीजों से मिलकर के बनाए, किससे, दूरी और समय से। लेकिन अगर हम दूरी को कहें, लंबाई को कहें तो क्या लंबाई किसी और से मिलकर के बनी है क्या, नहीं बनी है। समय की अगर बात करें तो समय क्या किसी और से मिलकर के बना है क्या। अगर हम बात करें किसकी, द्रव्यमान की, अगर हम बात किसकी करें, द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान क्या किसी और चीज से मिलकर के बना है क्या, नहीं बना है। तो एक द्रव्यमान अलग प्रकार का हो गया क्योंकि यह किसी और द्रव्यमान भी एक प्रकार की भौतिक राशि है, दूरी भी भौतिक राशि है, समय भी भौतिक राशि है। क्योंकि द्रव्यमान का भी मापन किया जा सकता है, दूरी का भी मापन किया जा सकता है, समय का भी मापन किया जा सकता है। लेकिन क्या चाल भौतिक राशि नहीं है, चाल भी भौतिक राशि है क्योंकि चाल का भी मापन किया जा सकता है। तो चाल भी भौतिक राशि है, द्रव्यमान भी भौतिक राशि है। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण बराबर आपने पढ़ा है, त्वरण बराबर आपने पढ़ा है क्या होता है, त्वरण बराबर आपका होता है मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर त्वरण के मात्रक की हम बात करें तो आप सब जानते हैं त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। यानी त्वरण में किसका जिक्र हुआ, लंबाई का। और समय के स्क्वायर का, समय के किसका जिक्र हुआ, स्क्वायर का। यानी इसमें भी समय और लंबाई दोनों से मिलकर के क्या बना है, त्वरण बना है। लेकिन लंबाई को क्या किसी और की जरूरत है, नहीं है। समय को किसी और की जरूरत है, नहीं है। लेकिन त्वरण को किसी और की जरूरत है। किसकी जरूरत है, लंबाई का और समय का जरूरत है। तो और त्वरण भी क्या है, त्वरण का भी मापन कर सकते हैं और जिसका भी मापन हम कर सकते हैं यथार्थपूर्वक वे क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां। तो यानी कि इस पे जितनी भी राशियां अभी हमने लिखी, चाहे त्वरण हो, चाहे आपका चाल हो, चाहे दूरी हो, चाहे समय हो, चाहे द्रव्यमान हो, सब की सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। अब इन दोनों ही राशियों में आप देखते होंगे कि दोनों ही राशियों में आखिर क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको, तो मात्र एक ही अंतर है कि ये जो तीन राशियां दिखाई दे रही हैं, द्रव्यमान, दूरी और समय, इन तीनों राशियों को बनाने के लिए हमें किसी और राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन चाल हो गया, त्वरण हो गया या और भी बहुत सारी राशियां हैं, उनको बनाने के लिए हमें लंबाई और समय जैसे, द्रव्यमान जैसे अन्य राशियों की जरूरत पड़ती है। तो जिनको बनाने के लिए, जिन राशियों को बनाने के लिए हमें किसी और राशि की सहायता लेनी पड़ती है, उस राशि को हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए या जिन राशियों को बनाने के लिए, जिन राशियों को प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी और राशि की जरूरत नहीं पड़ती, उन राशियों को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इनकी टोटल संख्या कितनी है, 7। और एक आपको पते की बात बताएं कि इन सातों राशियों में ना पूरा भौतिक विज्ञान
विज्ञान का संसार समाहित है। यानी कि जो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही पूरे फिजिक्स में हर राशि का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। आइए हम एक नज़र देख लेते हैं कि आखिर ये 7 महान मूर्तियां कौन कौन सी हैं। तो जिसका सबसे पहला है आपका क्या, जिसका सबसे पहला है आपका क्या, लंबाई। दूसरा इसका क्या है, दूसरा है इसका द्रव्यमान। दूसरा क्या है, द्रव्यमान। तीसरा क्या है आपका समय, तीसरा क्या है आपका समय है। और चौथा आपका क्या है, और चौथा आपका क्या है, विद्युत धारा। चौथा क्या है, विद्युत धारा भी एक प्रकार की क्या है, विद्युत धारा भी एक प्रकार की क्या है, राशि है। और अगर हम पांचवा देखें तो तापमान, तापमान भी एक प्रकार की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तापमान को भी बनाने के लिए हमें किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती। छठवां है आपका पदार्थ की मात्रा। छठवां आपका क्या है, पदार्थ की मात्रा। छठवां आपका क्या है, पदार्थ की मात्रा। और सातवां आपका क्या है, ज्योति तीव्रता। छठवां आपकी क्या क्या है, ज्योति तीव्रता। छठवां आपका क्या है, ज्योति तीव्रता। तो इन 7 राशियों जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इन 7 राशियों में पूरा भौतिक विज्ञान समाहित है। अगर इनके मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है आपका मीटर। लंबाई का मात्रक आपका क्या होता है, मीटर। या हम एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं। अभी आगे चल करके हम मात्रकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप अभी एसआई मात्रक समझ लीजिए, आगे हम चल करके बताएंगे कि आखिर एसआई मात्रक क्या होता है। और द्रव्यमान को हम किस में प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में प्रदर्शित करते हैं। और समय को हम किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। एम्पियर एक वैज्ञानिक थे, इसलिए इसको कैपिटल ए का उपयोग किया जाता है। तापमान को हम किस में मापते हैं, तापमान को किस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। केल्विन भी एक वैज्ञानिक थे, इसलिए के को कैपिटल रखा जाता है। पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापते हैं, मोल प्रति लीटर में मापते हैं, तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा आपका। ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं, कैंडेला में मापते हैं, तो कैंडेला का हम क्या लिख लेते हैं, CA लिख लेते हैं। अब यहां पे हमने आपको 2 चीजें बताई, एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तो आप समझ लिए। अब आपको एक चीज ये लग रहा होगा कि सर तीसरा भी तो था, तीसरा भी तो था आपका कौन, सप्लीमेंट्री। तीसरा आपका कौन था सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो आखिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्यों है और आखिर इसकी पूरक राशियों की आवश्यकता क्यों हो गई। आखिर जब 2 राशियां थी भाई, भौतिक मूल भौतिक राशियां जिनको हम किसी और राशियों की जरूरत नहीं पड़ती, और बाकी जो राशियां थी फिजिक्स में उनको हम मूल भौतिक राशियों की सहायता से बना लेते। तो आखिर ये सप्लीमेंट्री कहां से आ गई, सप्लीमेंट्री की क्या जरूरत पड़ गई, जब मूल राशियां हमारे पास थी ही। और इस मूल राशियों के साथ साथ अन्य राशियों को हम इन मूल राशियों की सहायता से बना लेते हैं। तो आखिर सप्लीमेंट्री की जरूरत क्यों हो गई। तो हमने आपको क्या बताया था, जैसे स्टार्टिंग में हमने खेल के मैदान से बताया था, क्रिकेट के खेल से, कि जो वहां पे चिंटू था, जो वहां पे पिंटू था, वह क्या कर रहा था, खेल को एब्जॉर्ब कर रहा था, खेल को ऑब्जर्वेशन कर रहा था, खेल को देख रहा था। और खेल को देखते टाइम कुछ उसमें कुछ खेल के गुणधर्म, कुछ खेल के नियम, कुछ खेल के लॉ ऐसे रह गए होंगे जिसको चिंटू ध्यान नहीं दे पाया होगा। स्वाभाविक सी बात है कि चिंटू पूरी जिंदगी भी लगा देता तो भी सबका सब देख नहीं पाता, कुछ न कुछ बचा। भाई अगर देख भी लेता सब कुछ तो भी उसको सस्पेंस रहता ना कि हाँ खेल में कुछ न कुछ बचा होगा। ठीक वही क्रिया यहां भी हुई कि वैज्ञानिकों ने काफी ऑब्जर्वेशन की, काफी चीजें देखी और फिजिक्स के ला दिए, भौतिक राशियां दी। तो मूल भौतिक राशियां इन्होंने 7 दे दी और बाकी राशियों को इन्होंने इस 7 राशियों की सहायता से क्या कर लिया, व्युत्पन्न कर लिया, बना लिया। लेकिन 2 राशियां इसमें ऐसी थी, 2 राशियां इसमें ऐसी थी, मैं इस नीचे वाले ड्राइव्ड वाले को मिटा दे रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं।
तो बच्चों हम बात कर रहे थे किसकी, पूरक भौतिक राशियों की। तो हमने आपको बताया कि जैसे देखिए वैज्ञानिक लोगों ने अपना ऑब्जर्वेशन के द्वारा देख करके चीजों को देख करके उन्होंने ये बताया कि हाँ 7 भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी और राशि की जरूरत नहीं पड़ती, और बाकी जितनी भी सारी भौतिक राशियां हैं इन 7 भौतिक राशियों के द्वारा बाकी सारी भौतिक राशियों को उत्पन्न किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो जिनको बनाया जा सकता है उसको व्युत्पन्न भौतिक राशियां, और जो खुद में बनी हुई हैं उनको पूरक भौतिक राशियां कहते हैं। अब बात यहां पे ये आती है कि आखिर जब सारी की सारी भौतिक राशियां उन्हीं में समाहित हो गई तो ये पूरक की सप्लीमेंट्री की आवश्यकता क्यों हुई। तो देखिए क्या है कि चाहे कितना भी ऑब्जर्वेशन कर लें, कुछ ना कुछ उसमें से क्या होता है, छूट ही जाता है, जो कि आगे आने वाले धीरे धीरे करके कमियों को दूर किया जाता है। तो जब 7 भौतिक राशियां बनाई गई उस टाइम 2 चीजें ऐसी थी, यानी कि 2 राशियां ऐसी थी जिनके बारे में ध्यान वैज्ञानिकों का नहीं गया, और काफी समय बीत जाने के बाद काफी समय तक हमने ये पढ़ा कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की, कौन कौन सी, एक तो मूल भौतिक राशियां और दूसरी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। लेकिन बाद में आगे चल करके जब पता चला कि इन 7 मूल भौतिक राशियों के अलावा कुछ भौतिक राशियां, 2 भौतिक राशियां और भी हैं, तो अब जो बहुत सारे सिद्धांत बन चुके थे, बहुत सारे नियम बन चुके थे, किताबें छप चुकी थी और कई बार पढ़ाया भी जा चुका था, तो वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि अगर हम अभी चेंजेस करते हैं तो हमको पूरा भौतिक विज्ञान का सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। इसलिए जो 2 भौतिक राशियां थी, कौन कौन सा, एक तो आपका कौन सा समतल कोण, एक आपका कौन सा समतल कोण, और दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका था ठोस कोण। दूसरा क्या था आपका, ठोस कोण। तो इन दोनों को किसमें रख दिया, पूरक भौतिक राशियां, यानी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब समतल कोण क्या होता है, समतल कोण जैसे कि आपका एक लाइन, इस प्रकार से 2 लाइनें हो समतल पर और उनके बीच में 2 रेखाओं के बीच में जो कोण थीटा बन रहा है, यह थीटा क्या कहलाता है, समतल कोण कहलाता है। और इसका जो मात्रक होता है वह किसमें होता है, वह क्या होता है, आपका रेडियन होता है। जो मात्रक होता है वह क्या होता है, आपका रेडियन होता है। और अगर बुक में आपका दिया होगा कहीं कहीं तो आपका पाई बराबर कितना होता है, आपका पाई रेडियन बराबर आपका होता है 180 अंश, यानी कि कहीं पे 180 अंश लिखा हुआ है। जैसे अगर cos पाई लिखा हुआ है तो और cos आपका 180 अंश लिखा है, तो इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, सेम होता है। यानी कि जो पाई रेडियन होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। यानी कि अगर 1 पाई बराबर 180 अंश है, तो अगर कहीं पे 90 अंश लिखा हो तो हम उसको रेडियन में किस रूप में लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे पाई बटे 2 के रूप में। कहीं पे अगर 360 अंश लिखा हुआ है तो 360 कितने 180 के बराबर है, 2 180 के बराबर है। और 1 180 का मान कितना होता है, पाई, तो यह किसके बराबर है, 2 180 के बराबर है। तो 2 पाई रेडियन किसका मान हो जाएगा, 360 डिग्री का मान हो जाएगा। तो एक जो समतल कोण था यह भी क्या है, आपकी मूल भौतिक राशियां ही हैं, लेकिन काफी सारी किताबें छप गई थी, काफी सारा अध्ययन हो चुका था, इसलिए इसको किस में रख दिया वैज्ञानिकों ने, पूरक भौतिक राशियां। अब अगला आता है ठोस कोण। अब ठोस कोण क्या होता है, कहें आप सर किस ठोस कोण बता दीजिए। तो ठोस कोण जैसे आपने आइसक्रीम खाया होगा और आइसक्रीम आपका कुछ इस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार से शंकु के आकार का इस प्रकार से मिलता है। अब यहां पे आपके इस बीच में एक कोण दिखाई दे रहा होगा, इसके गोलाई के बीच में एक कोण दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं। अगर मैं यहां पे चित्र को बनाऊं तो इस प्रकार से आपका जो आइसक्रीम होता है, उस आइसक्रीम का यहां पे जो 2D कोण होता है वह कोण क्या कहलाता है, आपका ठोस कोण कहलाता है। और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है, आपका स्टेरेडियन होता है। अगर यहां पे हम इस थीटा का मान निकालें तो थीटा बराबर, यानी कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। थीटा बराबर यानी समतल कोण, थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है, चाप जैसे यहां से यहां तक की ये जो लंबाई है वह क्या है, चाप है। त्रिज्या आपकी ये वाली है, तो चाप इसका ये है, मान लेते हैं c, और त्रिज्या क्या है, r, तो यह क्या हो जाएगा, c बटे r। और अगर हम यहां पे ठोस कोण की बात करें तो ठोस कोण में इसका ये जो पृष्ठ काट
अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल को हम a प्रदर्शित कर दे रहे हैं, और इसकी जो ये लंबाई है इसको हम किससे प्रदर्शित कर दे रहे हैं, r कर दे रहे हैं। तो जो स्टेरेडियन होता है यानी कि जो थीटा डैश होगा यानी कि जो ठोस कोण का मान होगा वह क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बटे इसके भुजा का स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे, इतनी बातें आप समझ के चलेंगे। अब अगले टॉपिक में आइए हम समझते हैं किसको, मात्रक को। अब अगले टॉपिक में आइए हम किसको समझते हैं, मात्रक को। इतनी बातें जो हमने बताया इसको आप हमेशा के लिए क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कल की क्लास में कि अध्ययन के लिए सबसे मुख्य जरूरी जो भाग होता है वह क्या होता है, मनन। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पश्चात आप 2 मिनट शांति से बैठिए और अपनी आंखों को बंद कर कीजिए, और अपनी आंखों के बंद करने के पश्चात आप मन में अपने सोचिए कि हाँ अभी हमने क्या क्या पढ़ा। तो अभी हमने सबसे शुरू में आपको क्या पढ़ा है, भौतिक राशियां। हमने आपको बताया भौतिक राशियां किसे कहते हैं। फिर हमने आपको बताया कि भौतिक राशियों के प्रकार 2 प्रकार से, एक गुणात्मक आधार और दूसरा आपका दिशात्मक आधार। गुणों के आधार पर भौतिक राशियां 3 प्रकार की, कौन कौन सी, आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और क्या, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और जो आपकी इसमें दिशा के आधार पर होती है सदिश राशियां, अदिश राशियां। 2 प्रकार की सदिश राशियां, अदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो इस प्रकार से आप मनन करेंगे और याद रखेंगे। फिर आप सोचेंगे कि आप मूल राशियां के बारे में हमने क्या बताया, मूल राशियों की परिभाषा, व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा हमने क्या बताया, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने क्या बताया। ये सारी चीजें जब आप एकदम शांत मन के साथ एकदम मनन करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर आपको इन सारे चीजों का क्या चाहिए, नोट्स चाहिए प्रॉपर, अगर इन सारे चीजों का जो भी यहां पढ़ाया जा रहा है नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या अन्य क्वेरी से संबंधित या किसी भी क्लास के नोटिफिकेशन से संबंधित इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं वहां से, तो जिससे आपकी क्वेरी का सलूशन किया जा सकेगा और वहां हमारी आपसे फेस टू फेस बात भी हो जाएगी। बच्चों का जितना मैसेज आता है मैं अधिक से अधिक बच्चों का रिप्लाई करने का प्रयास करता हूं। अब आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो बच्चों, भौतिक राशियां और भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में हमने तो समझ लिया। दूसरी चीज कि यहां से अगर हम देखें तो भौतिक राशि को जो हमने समझा, उस भौतिक राशि को हम लिखते कैसे हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि जैसे यह आपकी क्या है, यह आपकी हाथी है, और यहां पे आपकी एक क्या बनी है, यहां पे आपकी एक क्या है, यहां पे एक आपकी क्या है, मुर्गी है या मुर्गा है। तो अगर हम इस हाथी और इस मुर्गे से कंपेयर करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक हाथी किसके बराबर है, एक हाथी आपके 100 मुर्गे के बराबर है। एक हाथी आपके किसके बराबर है, 100 मुर्गे के बराबर है। हालांकि हाथी और मुर्गे का मतलब 100 नहीं, शायद एक भाई मान लेते हैं कि हाथी एकदम खाया पिया नहीं है, कमजोर प्रकार का है, एकदम हिल डोल रहा है, तो 100 मुर्गे के बराबर क्या है, एक हाथी है। अब यहां से अगर हम इसको देखें तो ये जो आपकी एक हाथी है ना, यह आपकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जो एक हाथी है यह आपकी क्या है, भौतिक राशि है। और यहां पे जो 100 लिखा हुआ है यह आपकी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी आंकिक मान है। यह आपकी क्या है, आंकिक मान। और आंकिक मान को विज्ञान की भाषा में कहते हैं परिमाण। आंकिक मान को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। और यह जो मुर्गा है, यह क्या होता है, इसका मात्रक होता है। मुर्गा क्या होता है, मात्रक होता है। यानी कि अब हम किसको समझने वाले हैं, मात्रक को समझने वाले हैं, यानी कि यूनिट को समझने वाले हैं। किसको समझने वाले हैं, यूनिट को समझने वाले हैं, मात्रक को समझने वाले हैं। भौतिक राशि तो हमने समझ लिया कि जिसका मापन किया जा सके। भौतिक राशि के प्रकार के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब आइए हम समझते हैं मात्रक के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया कि किसी भी, अब यह क्या है, मात्रक यानी कि मुर्गा क्या है, मुर्गे को
मुर्गे का उपयोग हमने क्यों किया? इस हाथी को व्यक्त करने के लिए, इस हाथी को प्रदर्शित करने के लिए। तो इस हाथी को प्रदर्शित करने के लिए एक हमने क्या लिया? मानक लिया, यानी कि मुर्गे को माना हमने। तो जिसको माना उसको हम क्या लिखेंगे? मानक लिखेंगे। तो हाथी क्या है? भौतिक राशि, और भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमने एक मानक के रूप में किसको लिया? मुर्गे को लिया। अब मुर्गे के जगह पे आपका XYZ कुछ भी एनीथिंग हो सकता है। तो अगर हमें किसको परिभाषित करना है, मात्रक को परिभाषित करना हो, तो मात्रक को परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक ऐसा मानक आधार, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मानक आधार का उपयोग करते हैं, उस मानक आधार को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जिस प्रकार से द्रव्यमान, द्रव्यमान आपकी क्या है? द्रव्यमान आपकी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए 10 केजी लिखते हैं हम, कि हमारे पास आलू कितना है? 10 केजी है। तो इस द्रव्यमान को व्यक्त हमने किससे किया? 10 केजी से किया। अब इस 10 केजी में 10 जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी आंकिक मान है, और जो यहां पे केजी है वह केजी इस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए प्रदर्शित किया गया है। तो यह इसका क्या है? यह इसका यूनिट है, यह इसका मात्रक है। तो उम्मीद करते हैं कि मात्रक आपको भली भांति समझ में आया होगा कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जिसका उपयोग करते हैं, जिस मानक पद्धति का उपयोग करते हैं, जिस मानक इकाई का उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यूनिट कहते हैं। तो यूनिट समझ में आया होगा, यानी कि जो आपकी भौतिक राशि है, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज चाहिए होता है। कौन कौन सी चीज? पहला तो होता है आंकिक मान, पहला क्या होता है आपका? आंकिक मान। और दूसरा क्या होता है? आंकिक मान इनटू में मानक आधार। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? मानक आधार। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीजें, पहला क्या? आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा चीज क्या? मानक आधार, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो इस तरह से हम मात्रक को समझ सकते हैं। अब देखिए, जो मात्रक की पद्धति, यानी कि जो मापने की पद्धति, मेजरमेंट करने की जो पद्धति है, वह कई प्रकार की होती है। आइए बारी बारी से हम सारे पद्धति को क्या करते हैं? समझ लेते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं विभिन्न प्रकार के मापन की पद्धति को, यानी मेजरमेंट सिस्टम को, मात्रक पद्धति को, मापन पद्धति को आइए हम समझते हैं। जिसमें सबसे पहला है M फॉर मीटर, K फॉर किग्रा और S फॉर क्या? सेकेंड, यानी मीटर किग्रा सेकेंड पद्धति। तो जिसमें हम ऐसी पद्धति जिसमें हम लंबाई को किसमें मापते हैं? मीटर में मापते हैं। जिसके द्रव्यमान को हम किसमें मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। और समय को किसमें मापते हैं? समय को हम किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। उस पद्धति को हम कौन सी पद्धति के नाम से जानते हैं? MKS पद्धति, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति के नाम से उसको जानते हैं। दूसरा आपकी आती है CGS पद्धति, यानी कि C फॉर आपका क्या हो जाता है? C फॉर आपका हो जाता है सेंटीमीटर, और G फॉर आपका हो जाता है क्या? G फॉर आपका हो जाता है ग्राम, और S फॉर आपका क्या हो जाता है? S फॉर आपका हो जाता है सेकंड पद्धति। तो यानी कि अगर हम बात करें किसकी? CGS पद्धति की बात करें, तो CGS पद्धति मापन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में मापते हैं। लंबाई को हम किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में मापते हैं। और जो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं। और जो समय है, समय को किस में मापते
मापते हैं, समय को हम किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो ऐसी पद्धति को हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। अब एक और आता है जिसे इसको हम गाउसियन पद्धति भी कहते हैं, गाउसियन पद्धति के नाम से भी जानते हैं। एक आपका आता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड, यानी कि ब्रिटिश पद्धति जो आती है जिसे हम क्या कहते हैं, एफपीएस पद्धति। एफ का मतलब होता है फूड, एफ का मतलब क्या होता है, फुट, पी फार होता है पाउंड, पी फार क्या होता है, पाउंड, और एस फार क्या होता है आपका सेकंड, एस फार क्या होता है, सेकंड पद्धति। तो जो आपकी एफपीएस पद्धति होती है जिसे हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, एफपीएस पद्धति, तो जिसमें हम लंबाई को किसमें मापें, जिसमें लंबाई को किसमें मापते हैं, हम लंबाई को मापते हैं फुट में, और द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, द्रव्यमान को हम मापते हैं किसमें, पाउंड में मापते हैं, द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, पाउंड में मापते हैं, और समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो ऐसी पद्धति को हम क्या कहते हैं, ऐसी पद्धति को हम एफपीएस पद्धति कहते हैं। तो तीन पद्धतियां हमने आपको बताया, तीन पद्धतियां बताया, कौन कौन सा, एक तो आपका एमकेएस जिसमें हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं, उस पद्धति को मीटर किग्रा सेकंड पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति जिसे गाउसियन पद्धति भी कहते हैं, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं, गाउसियन पद्धति या सीजीएस मात्रक पद्धति कहते हैं, जिसमें हम लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। उस पद्धति को हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड या उस पद्धति को हम एफपीएस पद्धति कहते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। आइए इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से समझाते हैं। जैसे आपके पास दो देश हैं, एक तो आपका हमारा क्या है, प्यारा सा भारत है, प्यारा सा इंडिया है, दूसरा क्या है आपका अमेरिका है, दूसरा क्या है आपका अमेरिका है। तो इंडिया और अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। यहां पे मान लेते हैं कि जो हमारा प्यारा सा भारत है, इसके मार्केट में हम जाते थे और आराम से कहते थे कि भैया एक पाव हमको क्या दे दो, एक पाव आलू दे दो। आराम से जो दुकानदार होता था एक पाव आलू तौलता था, तौल करके क्या करता था, दे देता था। जहां पे यह जो पाव है एक सिस्टम है जो जिसमें कुछ आपके ग्राम होते हैं, जैसे 250 ग्राम होते हैं एक पाव में। तो भारत हमारे प्यारे से इंडिया में के मार्केट में हम जाते थे और एक पाव हम कोई भी चीज मांगते थे, दुकानदार हमको क्या करता था, तौल करके दे देता था। और जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका के मार्केट में जो अमेरिकी व्यक्ति होता था वह क्या करता था, अपने मार्केट में जाता था, वह एक पाउंड सब्जी मांगता था और सब्जी वाला एक पाउंड उसको क्या करता था, तौल करके सब्जी दे देता था। एक पाउंड में लगभग 400 ग्राम के आसपास होता है। तो अमेरिका में क्या चलता था, पाउंड चलता था। अब हुआ ये कि अमेरिका से कुछ सामान हमारे भारत को आना था और भारत से कुछ सामान कहां जाना था, अमेरिका के लिए जाना था। यानी कि मैं एक एग्जांपल की सहायता से आपको बस समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो कुछ सामान हमारे अमेरिका से भारत में आना था और कुछ सामान हमारे भारत से कहां जाना था, अमेरिका में जाना था। अब सपोज कीजिए कि अगर कोई अमेरिकी व्यक्ति आया, इससे बोला कि भाई एक पाउंड हमको सब्जी दे दो, तो ये बोलेगा कि अरे पगला गया है क्या, एक पाउंड क्या होता है। ये भारतीय जो दुकानदार होगा वह बोलेगा, क्योंकि एक पाउंड ये समझ ही नहीं रहा है। और यदि कोई भारतीय व्यक्ति अमेरिका में जाकर के बोले कि हमको एक पाव सब्जी दे दो, तो अमेरिका के क्या कहेंगे कि आई डोंट नो पाव, व्हाट इज पाव, यानी कि पाव क्या होता है, पाव हम नहीं जानते हैं। तो पाव जब जानता ही नहीं है तो क्या देगा। तो यानी कि अपनी भावनाओं को भारत के व्यक्ति अमेरिका में नहीं व्यक्त कर पाते और अमेरिका का व्यक्ति भारत में अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त कर पाता, सामान नहीं ले पाता, जिसके लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ी, हमें एक मापन पद्धति की जरूरत पड़ी। और सारे देशों के जो मतलब हेड थे, वे सारे हेड ने सोचा कि क्यों ना सब कोई मिल करके एक बैठक करें, एक बैठक बुलाएं, जिस बैठक में हम क्या करें कि जो मापन की पद्धति है उसको क्या कर दें, निश्चित कर दें, ताकि हर देश के
देश का व्यक्ति उस स्टैंडर्डता को क्या कर सके, जान सके और किसी भी देश में उसको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो फ्रांस में एक मीटिंग बुलाई गई, फ्रांस के जिनेवा में एक मीटिंग बैठी, जिस मीटिंग में क्या किए गए, हर देश के क्या जानकार लोग आए और उस मीटिंग में यह कहा गया कि जो मूल भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक को क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। हमने जो आपको बताया था अभी अभी मूल भौतिक राशियां, तो मूल भौतिक राशियां हमने आपको कौन कौन से बताया? पहला तो आपका वो बताया था हमने क्या, लंबाई। पहला क्या बताया था हमने आपको, लंबाई। दूसरा आपको क्या बताया था हमने, द्रव्यमान। तो दूसरा आपका क्या होता है, द्रव्यमान। तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा होता है समय। और चौथा आपका क्या होता है, विद्युत धारा। चौथा आपका क्या होता है, विद्युत धारा। और पांचवा क्या होता है आपका, पांचवा क्या होता है आपका ये तापमान। पांचवा क्या होता है आपका, तापमान। छठा क्या होता है आपके पदार्थ की मात्रा। छठा क्या होता है आपका, पदार्थ की मात्रा। और सातवां क्या बताया था हमने आपको, ज्योति तीव्रता। सातवां हमने क्या बताया था आपको, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। तो ये 7 मूल राशियां हमने आपको बताया। तो जो फ्रांस के जिनेवा में मीटिंग बैठी, बैठक बुलाई गई, उसमें यह डिसाइड किया गया कि ये जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं ना, इनके मात्रक को क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। और जिसे हम स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के नाम से जानते हैं, यानी एसआई पद्धति के नाम से इस पद्धति को, एसआई पद्धति को यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के नाम से हम इसको क्या करेंगे, जानेंगे। तो जिसमें यह निर्धारित किया गया कि लंबाई को, चाहे कोई भी देश हो, लंबाई को हम किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। द्रव्यमान को किस में मापेंगे, हम किलोग्राम में मापेंगे। तो जब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के बैठक में जब यह डिसाइड कर दिया गया कि द्रव्यमान को आज से हम किस में मापेंगे, किलोग्राम में मापेंगे, तो यह इंटरनेशनल पद्धति है। यानी कि चाहे इसको हम किलोग्राम को भारत में जाकर के बोले, चाहे अमेरिका में जाके बोले, चाहे रूस में जाकर के बोले, चाहे नेपाल में जाकर के बोले, किलोग्राम को लोग समझेंगे ही समझेंगे, क्योंकि किलोग्राम यह इंटरनेशनल पद्धति है, सभी देशों में चलने वाली पद्धति है। समय को बोला गया तो समय को किससे मापेंगे, सेकंड से मापेंगे। अब कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, वहां पे समय को सेकंड से ही मापा जाएगा। विद्युत धारा को किससे मापा जाएगा, विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाएगा। तापमान को किससे मापा जाएगा, तापमान को किससे मापा जाएगा, केल्विन से मापा जाएगा। तापमान को किससे मापा जाएगा, केल्विन से। और पदार्थ की मात्रा को किससे मापा जाएगा, मोल से मापा जाएगा। और ज्योति तीव्रता को किससे मापा जाएगा, कैंडेला से मापा जाएगा। ये चीज क्या की गई, डिसाइड की गई। इसके अलावा भी 2 राशियां और छूट रही हैं। 2 राशियों में से जो पूरक राशियां थी, यानी कि समतल कोण। तो जो आपका समतल कोण है, समतल कोण को जैसा कि हमने आपको बताया था, किसमें मापा जाएगा, रेडियन में मापा जाएगा। समतल कोण को किसमें मापा जाएगा, रेडियन में मापा जाएगा। और दूसरा क्या बताया था हमने, ठोस कोण। तो ठोस कोण को किसमें मापा जाएगा, ठोस कोण को आपके स्टेरेडियन में मापा जाएगा। किस में मापा जाएगा, ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापा जाएगा। तो यह बैठक के अंतर्गत यह क्या हुआ, संपन्न हुआ, जिसे हम एसआई यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के नाम से जानते हैं। चाहे इनको हम लेकर के किसी भी देश में चले जाएं, इस पैमाने को हर देश का बच्चा जानेगा, हर देश का व्यक्ति इस पैमाने को जानेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।